नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 2 बज रहे हैं और वक्त है दोपहर 2 बजे बुलेटिन का। मौसम गर्म है लेकिन दिल्ली का माहौल सियासत से दहक रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस का संकट दिल्ली तक आ पहुंचा है। ये 3 तस्वीरें देखिए, इसमें सारी कहानी आपको नजर आ जाएगी। हालांकि एक तस्वीर महाराष्ट्र की भी सामने आई है, उत्तर प्रदेश में भी देखिए। बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर बैठकों का दौर जारी है। दरअसल अब सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता देते हैं कि हो क्या कुछ रहा है। आपको बता दें कि कमेटी के सामने सिद्धू पेश हुए हैं दिल्ली में। तो उधर लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर चुनावों को लेकर मंथन जारी है। तो महाराष्ट्र में मुलाकात पर वार हो रहा है। शिवसेना ने प्रहार किया है, प्रहार ने रफ्तार पकड़ ली है और यहां पर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस में बगावत के बीच 25 विधायकों ने राजधानी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। 3 सदस्यीय पैनल के साथ सभी नेता बातचीत करने पहुंचे हैं। विधायकों में पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं। इस कमेटी में राय देने नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाईकमान के बुलावे पर आया हूं, सत्य की ही जीत होगी। पंजाब कोरोना से लड़ रहा है तो इधर उसके नेता दिल्ली में दम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में वैसे ही अंदरूनी कला कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, सब एक जगह हैं, इकट्ठे हैं। सिर्फ ये है कि जो डायरेक्शन नहीं मिली थी वो डायरेक्शन मिल जाएगी, सब काम करेंगे इकट्ठे। जी, सिद्धू साहब के लिए क्वेश्चन तैयार है? क्या क्वेश्चन है? क्या क्या पूछेंगे भाई? हम उनको मंचों पे ले जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, वो हमारे लिए भाषण करने। एक अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में काम करेंगे। वो भी साहब बिल्कुल नाराजगी दूर हो जाएगी। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ से, और दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद पटेल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, मुलाकात हुई, बात क्या हुई? नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात तो बता दी, लेकिन इसके अलावा और क्या बात हुई, क्या जानकारी? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू लच्छेदार बातों के लिए जाने जाते हैं और वही उन्होंने आज यहाँ पे मीडिया से बात की और घुमा फिरा के बात की, लेकिन उनका संदेश बहुत स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि सत्य जीतेगा, यानी जो वो कहते आए हैं, सच कहते आए हैं, और वही बात उन्होंने यहाँ पे कही है। उन्होंने कहा कि जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। यानी जो आरोप लगाते रहे कैप्टन अमरिंदर सरकार पे कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अकाली दल नेताओं की ज़्यादा पूछ होती है, कांग्रेस के नेताओं की पूछ नहीं होती है, उनके मंत्री कैप्टन अमरिंदर से मिल नहीं पाते हैं, एमएलएस की
जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो एक तरह से कह लिया जाए कि उन्होंने अपनी जो ये छोटी सी मीडिया बाइट है उसमें सारा कुछ कह दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि पंजाब जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी और पंजाब के विरोधियों को हराना है। बरगाड़ी कांड जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा वादा किया था कि जो भी इसके आरोपी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा किस तरीके से आरोप लगे कैप्टन अमरिंदर सरकार पे कि जो एसआईटी बैठी वो कहीं ना कहीं उसने जो आरोपी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से हाईकोर्ट में केस गिर गया। तो अब उसको लेकर के जो बवाल बचा हुआ है, साफ है कि जो कैप्टन अमरिंदर सरकार है वो घिरी हुई है। अपने ही अंतर विरोध के चलते ये स्थिति बनी है कांग्रेस पार्टी की। ऐसा लग रहा था कि कृषि आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी को जो एज है वो अब नहीं है, लिहाजा दबाव है कांग्रेस पार्टी हाईकमान पे कि स्थिति को दुरुस्त किया जाए और अंतर कलह को खत्म किया जाए। बिल्कुल। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीर आज सामने आई है, शायद नवजोत सिंह सिद्धू बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की तस्वीर सामने आए, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो सिर्फ राहुल गांधी की सुनते हैं, सोनिया गांधी की सुनते हैं, प्रियंका की सुनते हैं। अब ऐसे में उन्हें मौका मिला है, बुलाया गया है, तमाम बातें उन्होंने कह दी, लेकिन पंजाब में इस वक्त किस तरह की राजनीति और ये जो दो धड़ा है अब तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। देखिए श्वेता, सबसे पहले बता दूं कि एक कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब से कांग्रेस में आए हैं तब से कहीं ना कहीं लगातार किसी ना किसी बहाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कैप्टन है कि मानते ही नहीं, सुनते नहीं। तो ये जो कहावत है एक मयान में दो तलवार, अब यहाँ पर फॉर्मूला कांग्रेस के सामने इस तरीके का लाना होगा कि एक मयान में दो तलवारों को फिट करना है। नवजोत सिंह सिद्धू को चुप कराना, शांत कराना मेरे ख्याल से किसी के बस की बात नहीं है। तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी का पंजाब में फेस कह सकते हैं। फिलहाल हम पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर पंजाब है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इस समय दो लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई पंजाब के अंदर है जो कोरोना की महामारी से है, दूसरी लड़ाई दिल्ली के अंदर चल रही है जिसमें पंजाब के तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसद, मुख्यमंत्री का तमाम जो है दस्ता वो दिल्ली की लड़ाई में मशगूल है। और यहाँ पर पंजाब के लोग सड़कों पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी का इलाज तो छोड़िए, वैक्सीन उनको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो क्योंकि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री खुद एक धड़े के अंदर बटे हुए हैं और यहाँ पर पंजाब कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि 78 के करीब विधायक हैं। इसमें से फिलहाल मौजूदा स्थिति में बड़ी तादाद में लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं और उनकी मांग है कि कैप्टन अमरिंदर का जो सहयोगी है, जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, ना तो वो किसी की सुनते हैं, कैप्टन साहब किसी से मिलते तक नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब की जो यहाँ पर ये होगा कि अब वाकई दिल्ली से कोई रास्ता, कोई हल निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, और अगर हल निकलता है तो वो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस बीच अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष अलग अलग सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात यहां पर कर रहे हैं। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम से भी देर तक मुलाकात हुई है। दोनों डिप्टी सीएम से करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया है। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2022 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे और इस बार भी 300 के पार आंकड़ा होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर अभी से बीजेपी की अब तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है और इसी के मद्देनजर ये बैठकों का दौर जारी है। दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है और कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाए, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सके, यही चर्चा के विषय है। यूपी चुनाव 2022 के चुनाव को लेकर नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पर रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पर कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिसकी हम लोग सूचना देते हैं। बैठक भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार।
तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात कही थी वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे क्या। और इसी खबर पर देखिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हैं लखनऊ में, जहां पर पार्टी के नेताओं के साथ बीएल सुरेश मुलाकात कर रहे हैं। संगठन के नेता हैं और ये बेहद अहम बैठक है क्योंकि इसमें सभी मंत्रियों को, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा तमाम जो दूसरे मंत्री हैं उन सबको आधा आधा घंटे का टाइम दे करके बीएल सुरेश ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका सरकार को लेकर के और तैयारियों को लेकर के क्या कहना है। कहा यह जा रहा है कि सारी ये जो कवायद है, जो बैठक है, उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आगे चुनाव में जाने के लिए किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल हो, नेताओं की क्या राय है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा तर्क ये भी है कि जो संगठन है वो जानना चाहता है कि अलग अलग मंत्रियों की सरकार को लेकर क्या राय है और क्या वो सोचते हैं कि जिस तरह से चुनाव हुए, जिस तरह से पंचायत चुनाव में पार्टी को हार हुई और जो भीतर जो नाराजगी है वो सब क्या है, वो सब जानने की कोशिश संगठन करेगा और बहुत संभव है कि इस पर कार्रवाई करते हुए आगे का कोई कदम उठाए पार्टी। लेकिन फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें अलग अलग नेताओं से बीएल सुरेश मिल रहे हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात हुई थी। और ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो उससे पहले कोई फेरबदल, कोई चुनाव में रणनीति तय होगी तो वो इस बैठक के बाद जो बात फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर ही तय होगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, ये बैठक वाकई जो वहां पर हो रही है वो कई मायनों में अहम है। 2022 का चुनाव अपनी जगह तो है ही, पंचायत चुनाव जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक तरह से कह ले कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी को आईना दिखा दिया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ मुद्दा एक और अहम है, वो है कोरोना, जिसको लेकर पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो उखड़ गई है और इसको भी समझने और समझाने की कोशिश। देखिए श्वेता, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से नेता बाहर निकल के आके कह रहे हैं कि कोरोना के लिए रणनीति तय करनी, इसके लिए बात कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं लगता। उसकी वजह साफ है कि अगर पूरे प्रदेश में एक मैसेज देना है कोरोना को लेकर के तो सब लोगों को साथ बिठा करके ज़्यादा दिमागों के साथ, ज़्यादा माइंडसेट के साथ इस बात को कम्युनिकेट किया जा सकता था और वो रणनीति शायद ज़्यादा कारगर भी साबित होती। लेकिन जिस तरह से अलग अलग बैठ करके मुलाकात हो रही, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, दूसरे मंत्री हों, और उनको अकेले वक्त दिया जा रहा वो भी आधा आधा घंटे का, उससे दो बातें बहुत साफ हैं कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से हार मिली है उसको समीक्षा एक तरीके से की जा रही है और इस जो समीक्षा उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट गई है उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व संगठन का राजी नहीं है, वो नहीं इस बात को मानने के लिए तैयार है जो यहां से रिपोर्ट दी गई वो सही हो सकती है। शायद इसीलिए जो स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनको इस पूरी बैठक में नहीं बुलाया गया। यानी जो महासचिव हैं वो चाहते हैं कि इंडिविजुअली लोग बताएं बगैर डर के, बगैर आशंका के, बगैर लाग लपेट के कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पंचायत चुनाव का ये पूरा मामला हुआ। दूसरी बात, कोरोना संक्रमण के काल के दौरान जो डैमेज हुआ है सरकार को, उसको कैसे रिपेयर करना है, लोग क्या सोचते हैं और 2022 के चुनाव में जाने से पहले क्या इंडिविजुअल राय है मंत्रियों की, नेताओं की, ये भी जानना जरूरी है और उसमें कहीं किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कहीं कोई। बिल्कुल, ये कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी चर्चा हो रही होगी। आगे भी शिवेंद्र आपसे हम जानकारी लेंगे और अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से सोमवार को मुलाकात की थी और इस बैठक को शिष्टाचार भेंट बताया गया था। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भाजपा ने महाराष्ट्र में कोविड-19 हालात और मराठा आरक्षण मामले से निपटने के तरीके को लेकर शिवसेना नीत राज्य सरकार की आलोचना की है। इस बैठक पर संजय राउत ने चुटकी भी ली है। राउत ने कहा है कि पवार ने विपक्ष को समझाया कि 100 साल में भी सत्ता में नहीं होगी वापसी। ये क्या है, लोटस ऑपरेशन भूल जाइए आप। ऑपरेशन लोटस ना बंगाल में होगा ना महाराष्ट्र में होगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के एक सीएम है। आज जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो मैं मानता हूँ ये कर्टेसी विजिट है, उससे कोई राजनीतिक माहौल गरमाएगा या भूल जाइए। तो इस हालात में जो संकट की घड़ी है महामारी की, उसमें विरोधी दल ने किस प्रकार से अपनी भूमिका लेनी चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, सरकार के साथ किस प्रकार से कोऑपरेशन करना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ये जरूर पवार साहब ने उनको गाइड किया हो। और उधर एक अवसर पर केंद्र और बंगाल में सियासी
अवसर तलाशे जा रहे हैं। जी हां, केंद्र ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है और 3 दिन में जवाब देने को कहा है। तो ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सचिव बनाकर केंद्र से दो हाथ में एकदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र ने उन्हें कल सुबह तक दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहा था, लेकिन ममता सरकार ने रिलीव नहीं किया और मामला दिल्ली से कोलकाता तक सियासी संग्राम की वजह बन गया है। आपको बता दें कि तल्खियां एक बार फिर से बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को बिजी पीएम करके भी संबोधित किया था और उसके बाद इस तरह की खबरें। अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने नोटिस थमाया था। देखिए क्या कुछ हुआ है, आपको सिलसिलेवार तरीके से एक आईएएस अफसर पर देखिए किस तरह से सियासी अफसर केंद्र और राज्य है वो तलाश रहे हैं। अब सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरी जो बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है उसको आप जस्ट बुला के लेते हैं। It never happens within these 74 years. They did not mention in the letter for what reason they want that Alappan Bandyopadhyay CS will join Government of India. What purpose? What is the reason? That they did not mention. They only mentioned the rule, one rule they quoted, 6 clause 1. That rule said that center and state detailed consultation should be there. But no detailed consultation is there. पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो अहंकार और अराजकता का बंधक बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अहंकार और अराजकता ने हाईजैक कर लिया है और चोरी और सीनाजोरी। आपने संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से संविधान अपना काम करेगा। जो व्यवस्था है और जो संविधान है उसके हर व्यवस्था और हर सरकार उसके प्रति बाध्य है, उसके प्रति जवाबदेह है। Brokers are afraid now. They cannot even ask them a question. Only 2 syndicate members, these 2, whatever they can decide, that is the law. So as a just common lawyer or just as a commoner, what we can guess? Nobody can give this type of order. It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subvertive and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. এই যে অকর্মণ্যতা, অসফলতা, এটাকে চাপার দেওয়ার জন্য ফালতু বিষয়ে বিতর্ক তৈরি করে উনি সময় নষ্ট করছেন, মিডিয়াকে টানার চেষ্টা করছেন, লোককে বিভ্রান্ত করছেন। এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কেন? কেউ রিটায়ার করবে তাতে আমাদের কিছু বলার নেই। বলেছি আমরা প্রথম থেকে এটা প্রশাসনিক ব্যাপার, কেন্দ্র সরকার তাকে एक्सटेंशन করে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। উনি যদি না নেন তার কি হবে না হবে তা সরকার ঠিক করবে। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।